हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट। प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा से संबंधित ये हमारा 11वां वीडियो है। आई होप दैट यू ऑल आर इंजॉइंग दीज वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो कि 2009 में बना था और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार पूरे देश में लागू हो गया था। दोस्तों, ये प्रवक्ता स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम के पर्सपेक्ट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुच्छेद 21A में वर्णित है। अगर आप देखें तो 2002 से पहले यह आर्टिकल 45 में था, यानी कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था। इससे पहले ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध राज्य का सिर्फ कर्तव्य था। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2002 से पहले यह हमारे संविधान के आर्टिकल 45 में था। ओके, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक भाग था, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को सिर्फ एक कर्तव्य बनाया गया था, राज्य का कर्तव्य था। ठीक है ना। लेकिन 86वां जो संशोधन हुआ 2002 में, तो इसके द्वारा इसको हमारे मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया गया आर्टिकल 21A के द्वारा, और इसको शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये 86वां जो संविधान संशोधन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा देखिए, इस समय तो संविधान संशोधन द्वारा 21A से इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया, लेकिन संसद में व्यवहारिक रूप से 4 अगस्त 2009 को यह पारित हुआ। तो एक तरीके से भाई शिक्षा का अधिकार अधिनियम इसको बोलेंगे हम 2009। ओके, 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना। ओके, और इसके बाद हम कह सकते हैं कि यह जो अधिनियम है, जिसको कि एक्चुअली बोला जाता है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। इसमें 7 अध्याय और 38 खंड थे। ओके, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को पारित हुआ था। अधिनियम तो 2009 में बना, लेकिन 1 अप्रैल 2010 से यह पूरे देश में लागू हो गया। तो ध्यान रहे, सबसे पहले यह सिर्फ एक नीति निर्देशक तत्व का एक भाग था, यानी हमारा मूल कर्तव्य था कि बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दी जाए, प्राथमिक शिक्षा दी जाए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। बाद में इसको अधिकार बनाया गया 86वें संशोधन द्वारा 2002 में, और उसके बाद संसद में 4 अगस्त 2009 को इसको एक अधिनियम बना दिया गया। अधिनियम को व्यवहारिक रूप से पारित करके 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब दोस्तों जरा जान लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वप्रथम 18 मार्च 1910 को मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष, हम कह सकते हैं, इसका प्रस्ताव इन्होंने रखा था। इन्होंने कहा था कि भाई बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने ब्रिटिश विधान परिषद जो उस समय पे हुआ करती थी, उसके सामने यह प्रस्ताव रखा था कि क्यों ना हमारे देश के जो गरीब वर्ग के या पिछड़े लोग हैं, निर्धन बच्चे हैं, उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। लेकिन इसको बाद में खारिज कर दिया गया। ठीक है ना। तो जब इस शिक्षा का अधिकार अधिनियम स्टार्ट हुआ था 2009 में, या 1 अप्रैल 2010 से जब ये लागू हुआ, तो उस समय 6 से 14 वर्ष के 22 करोड़ बच्चे में से 92 लाख, यानी उसका अराउंड 4.6% बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते थे। ठीक है ना। तो जिसकी शिक्षा के लिए इसमें 1.71 लाख करोड़ को एलोकेट किया गया 5 वर्ष के लिए। ओके, तो 5 वर्षों के लिए इन्होंने माना कि हमें इतने धन की आवश्यकता होगी, जिसमें से भाई 25,000 करोड़ जो वित्त आयोग है वो राज्यों को देने का इसमें प्रावधान किया गया था। ओके, कभी कभार दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसके लिए कितना बजट एलोकेट किया था अगले 5 साल के लिए। तो 1.71 लाख करोड़ या 1.7 लाख करोड़ भी आप कह सकते हो इसको, और 25,000 करोड़ इसमें आपका जो वित्त आयोग है वो इसमें राज्यों को देने का प्रावधान किया था कि भाई 25,000 करोड़ वित्त आयोग राज्यों को उपलब्ध कराएगा। ओके, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए, जब शुरुआत में अधिनियम बना था
तो इसका उत्तरदायित्व केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिया था। इन्होंने कहा था कि भाई राज्य सरकार ही इसका पूरा खर्च वहन करेंगे, लेकिन राज्य सरकारों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा भाई हमारे बस का तो नहीं है, हमारे पास ना पैसा है ना फंड है। तो उसके बाद फिर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलके इसका उत्तरदायित्व लिया, और अब देख सकते हैं कि जो इसका वित्तीय वहन भी है दोनों संयुक्त रूप से करते हैं, ठीक है ना। तो वित्तीय प्रबंधन की अगर हम बात करें तो 65% पैसा केंद्र से आता है, 35% राज्य इसका वहन करता है। और अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें, तो वहां पर 90-10 का रेशियो चलता है, यानी 90% आपका केंद्र सरकार देगी और 10% राज्य सरकार। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनके प्रावधानों की कि इन्होंने क्या क्या प्रावधान किए हैं। तो जितने भी हमारे अनुदान प्राप्त या निजी विद्यालय हैं उसमें 25% सीटें निर्बल समुदाय के लिए आरक्षित की गई है, और जिसका वहन हमारी सरकारें करेंगी, यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार करेंगे मिलके। ओके, तो जितने भी हमारे जो प्राथमिक स्कूल हैं के या केंद्र सरकार के अंदर स्कूल हैं या राज्य सरकार के अंदर स्कूल हैं और या फिर प्राइवेट स्कूल हैं, उसमें 25% आरटीई के तहत पे आरक्षित है, ठीक है ना, यानी किसके लिए, निर्बल समुदाय के बच्चों के लिए। ओके, इसके अलावा इन्होंने ये भी प्रावधान किया है कि भाई पाठ्यक्रम को इस तरह से का बनाना है कि वो बालकों में झिझक को दूर करे और उनको व्यवहारिक जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु सहायक बनाए। इस टाइप का इसमें प्रावधान किया गया है, ठीक। और पाठ्यक्रम में इन्होंने जो दैनिक जीवन से संबंध रखने वाले विषयों को अधिक महत्व देने की कोशिश करी है। ओके, इसके अलावा देखिए मुफ्त, यहाँ पर हम बार बार निशुल्क और मुफ्त शिक्षा की हम बात करें तो निशुल्क का मतलब ही यही है कि शिक्षारत बच्चे जब तक वो पढ़ रहे हैं तो उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये इसमें वर्णित है, इसके प्रावधान में वर्णित है कि आप किसी भी तरह का शुल्क नहीं लेंगे बच्चों से। ओके, और इसके अलावा भी देख सकते हैं कुछ प्रावधान और भी हैं कि सपोज करो किसी कारणवश अगर 6 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है या विद्यालय नहीं जा पाता है, तो उसकी आयु के अनुरूप उसको उसकी कक्षा में प्रवेश दिलाना ये भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी। सपोज करो अगर बच्चा हो सकता है कि भाई 10 साल की उम्र में स्कूल जाए, लेकिन उसका लेवल अगर अच्छा है तो आप उसको ऊंची क्लास में या अच्छी कक्षा में प्रमोट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा देखिए नज़दीकी क्षेत्र में कोई विद्यालय अगर मौजूद नहीं है तो नए विद्यालयों का प्रबंध किया जाएगा, ये भी इसके प्रावधान में आता है। अगर कोई बच्चा उसके पास आयु प्रमाण पत्र नहीं है उसके बावजूद भी बच्चे को विद्यालय में प्रवेश दिया जा सकेगा। ओके, इसके अलावा जो ये बच्चे प्रवेश लेंगे इन बच्चों के लिए पुस्तकालय, खेल के मैदान, स्वच्छ एवं मजबूत विद्यालय कक्ष, इमारत आदि का प्रबंध राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। ओके, और शिक्षक की गुणवत्ता हेतु 35 छात्रों पर एक शिक्षक का प्रावधान किया गया है कि जिससे कि शिक्षण जो है वो सुचारू रूप से हो सके और उसकी गुणवत्ता बनी रहे। तो 35 छात्र पर एक शिक्षक का प्रावधान किया गया, और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जो यह अनुपात है ये ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में दोनों में बने रहे, किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ चीज़ों की जो यह निषेध करता है। आरटीई में कुछ प्रावधान ऐसे भी दिए गए हैं जिनका बिल्कुल पूर्णतः निषेध है। सबसे पहले देखिए शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना। देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जा सकती, इसका ये आरटीई अधिनियम बिल्कुल निषेध करता है। ओके, इसके अलावा आप प्रवेश के दौरान कोई भी लिखित परीक्षा नहीं ले सकते, ठीक। यानी कि कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है कि इनको प्रवेश के लिए इनका एंट्रेंस एग्जाम ले लेगा। ओके, तो आप बिल्कुल वो उनका अधिकार है निशुल्क शिक्षा पाना, और मुफ्त और क्या कहते हैं वो शिक्षा अनिवार्य भी। तो अनिवार्य है तो भाई आप किसी भी तरीके की लिखित परीक्षा नहीं ले सकते, ठीक। और छात्रों के अभिभावकों से या छात्रों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, जो कि मैं पहले ही बता दिया है। उसके अलावा जो शिक्षक हैं वो छात्रों को ट्यूशन पढ़ने के लिए कभी भी बाध्य नहीं करेंगे। ओके, वो उसका बिल्कुल निषेध करता है आरटी। और बिना मान्यता प्राप्ति के कोई भी विद्यालय का संचालन नहीं हो सकता है, ये भी इसका महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं प्रावधान है जो निषेध के अंदर आता है, ठीक। अब दोस्तों अधिनियम को अगर आपने प्रॉपरली उसका को चलाना है या उसका क्रियान्वयन करना है तो उसके लिए उत्तरदायित्वों का भी विभाजन किया गया है कि भाई
केंद्र सरकार का क्या उत्तरदायित्व होगा, राज्य सरकार का क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, माता पिता का क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, तो उसके बारे में मैंने शॉर्ट में यहाँ पर बनाया है, आप इसको बहुत इजीली समझ लेंगे। देखिए, सबसे पहले आते हैं जो स्थानीय अधिकारी हैं जो कि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और माता पिता, इनके क्या दायित्व हैं। तो जो स्थानीय अधिकारी होंगे वो अपने क्षेत्रों के अधीन जहाँ विद्यालय नहीं है वहाँ 8 वर्ष के दौरान विद्यालय स्थापित करने की कोशिश करेंगे या विद्यालय स्थापित करेंगे। अगर सपोज करो आप कहीं शिक्षा अधिकारी हैं, तो आप देखेंगे कि भाई हमारे क्षेत्र में कहीं ऐसा तो नहीं कि विद्यालय नहीं है, तो वहाँ 8 साल के अंतर्गत आपको क्या करना पड़ेगा, एक विद्यालय बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, या कोशिश करनी पड़ेगी, सरकार को बोलना पड़ेगा कि यहाँ पर विद्यालय की व्यवस्था की जाए। ओके, किसकी, प्राथमिक शिक्षा की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, माता पिता का भी कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को नज़दीकी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए भेजेंगे, ठीक। इसके अलावा देखिए, अब केंद्र सरकार, देखिए केंद्र सरकार का तो सीधा मतलब है कि वो एक ढांचा प्रदान करेगी, ठीक। किस तरह का ढांचा प्रदान करेगी कि भाई बच्चों का चहुमुखी विकास हो, चारों तरफ से विकास हो, उनके अंदर संवैधानिक मूल्यों का विकास करेगी, ठीक। जहाँ तक हो सके मातृभाषा में शिक्षण देने का प्रयास है, ओके। और इसके अलावा देखिए, उनकी जो शिक्षा शिक्षा है वो शिक्षण कार्य हो मानसिक विकास के अनुरूप हो, और उनका नियमित विश्लेषण हो सके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई देखिए, भय मुक्त माहौल का विकास करना, इस तरह का माहौल बनाना कि भाई वो भय मुक्त हो, जिसमें कोई भय ना हो, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी विकास करना, ये भी केंद्र सरकार के दायित्वों के अंतर्गत आता है, ठीक। इसके बाद दोस्तों देखते हैं राज्य सरकार के क्या क्या दायित्व हैं। देखिए, प्रत्येक बच्चे को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षण, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। नीति बनाना का हमें पहले बताया, केंद्र नीति बनाती है, उसका क्रियान्वयन कौन करेगा, राज्य करेगा, ठीक। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, अपने क्षेत्र में राज्य का जो भी क्षेत्र है वो 14 वर्ष तक के बच्चों का पूरा रिकॉर्ड रखेगी, ओके। और इसके अलावा जो शैक्षणिक कैलेंडर होते हैं उसका निर्धारण भी राज्य सरकारें करेंगी। अब देखते हैं दोस्तों क्या क्या इसमें कमियां हैं। देखिए, सबसे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने कमियां यहाँ पर हाईलाइट करी है, वैसे तो कई सारी कमियां हैं लेकिन फिर भी आप इनको देख सकते हैं, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहली कमी है कि जो समाज के वंचित वर्ग हैं उनकी शिक्षा के प्रति उदासीनता है, वो शिक्षित नहीं होना चाहते हैं, वो इसके प्रति उनका क्या है, उदासीन रवैया है। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट इसका हम कह सकते हैं कमी है, ठीक। इसके अलावा देखिए, अधिकांश परिवार में भरण पोषण प्राथमिकता, यानी पहले रोटी बाद में शिक्षा। तो हम इसको इस तरह से भी कहेंगे कि भाई कई जो माता पिता हैं या परिवार है, वहाँ पर पहले वो चाहते हैं कि भाई भरण पोषण हो जाए और बाद में शिक्षा दी जाए, तो उसको वो प्राथमिकता देते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा देखिए, केवल 8% स्कूल ही आरटीई के नियमों के तहत विद्यार्थियों को दाखिला दे रहे हैं, ठीक है ना, केवल 8% स्कूल ही आरटीओ के नियमों का पालन कर रहे हैं, ठीक। इसके अलावा 20% शिक्षक अप्रशिक्षित हैं, मतलब उनका प्रशिक्षित नहीं है, ठीक है ना। 20% टीचर यार प्रशिक्षित नहीं है, तो फिर इस केस में भी आरटी कहीं ना कहीं उतनी सफलता से नहीं बढ़ पा रहा है आगे, ठीक। इसके अलावा देखिए, 8% स्कूल ऐसे हैं जिसमें केवल एक टीचर है, यानी एक ही टीचर उस पूरे इन स्कूलों को चला रहा है। तो ये भी एक आरटी की बहुत बड़ी कमी है, ठीक। यानी कमियां हैं कुछ इसके अंदर, ठीक। और कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जहां तक मेरा ख्याल है इसमें 5 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कानून को अधिसूचित नहीं किया है, तो ये भी कहीं ना कहीं आरटी की खामियां हैं। और इसके अलावा देखिए, एक और पॉइंट कि भाई धनाभाव का कारण, धन का अभाव है, तो उसके कारण देखिए आवश्यक संरचना है, उसकी भी कमी है, आवश्यक संरचना का अभाव है, और शिकायत निवारण तंत्र का भी अभाव है, यानी कोई एक प्रॉपर जहाँ पर शिकायत की जा सके इन सब चीज़ों की, जहाँ पर आपको अपनी शिकायतों का सॉल्यूशन मिल सके, उनका भी एक अभाव है। अब बात आती है दोस्तों, यहाँ पर समस्या क्या है, किस कारण ये सब हो रहा है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि अधिनियम की माता पिता को अज्ञानता, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कि देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में कई सारे जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको इसके बारे में पता ही नहीं है, ठीक। और इसी कारण वे अपने बच्चों के लिए अधिकारों की मांग नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, अज्ञानता, ओके। अब अनेक विद्यालयों में अनेक विद्यालयों में आरटी के अंतर्गत गरीब बच्चों के प्रवेश से
उनको अपने विद्यालय के परिणाम स्तर के गिरने का भय रहता है। ओके, उनको लगता है कि अगर ये आरटीई के अंतर्गत गरीब बच्चे हमारे यहाँ आएंगे तो हमारे विद्यालय का जो परिणाम है, स्तर है, वो गिर जाएगा, ठीक है ना, और यानी रिजल्ट है वो गिरेगा। और तो इसलिए वो क्या करते हैं, इन बच्चों के प्रवेश को हतोत्साहित करते हैं। इससे भी हमारा जो आरटीई है यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसके क्रियान्वयन में कमी आती है, ठीक। और इसके अलावा देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि समय पर क्षतिपूर्ति राशि सरकार द्वारा प्रदान न करना, यानी ऐसे ही स्कूल प्रशासन हैं जो आरटी के तहत पे 25% सीटों का आरक्षण करे बैठे हैं अपने वहाँ, तो उनको सरकार द्वारा टाइम पर क्षतिपूर्ति राशि प्रदान ना करने के कारण भी स्कूल प्रशासन ऐसे बच्चों को एडमिशन देने से आनाकानी करता है या एडमिशन देने से मना करता है। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी सरकार की भी कहीं ना कहीं इसमें कमियां हैं। ओके, फिर मैंने पहले ही जैसे डिस्कस किया कि भाई अब आपको कोई स्कूल अगर मना कर रहा है एडमिशन देने के लिए, तो वहाँ पर आप शिकायत कहाँ करें, तो पुख्ता शिकायत निवारण तंत्र की भी कमी है जहाँ पर आपकी शिकायतों का निवारण हो सके। और इसके अलावा कुछ और कमियां जैसे सीमांत वर्गों जैसे हो गया विकलांग, अनाथ, भिखारी हो गए, इनके बच्चों के लिए कोई पृथक प्रावधान नहीं है। ओके, तो अगर हम बात करें टोटल ये शिक्षा अधिकार अधिनियम की, तो निष्कर्ष तो यही निकलता है कि भाई इस अधिनियम को अब 11 साल लागू, हम कह सकते हैं भाई 11 साल हो गए हैं या 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो लेकिन ये उतनी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा है और ना ही इसका लाभ समाज के उन वर्ग तक पहुंचा है जिसके लिए ये प्रावधान लाया गया था। तो ज़्यादातर मैं यही कहूँगा कि आरटी अभी तक घुटनों के बल में चल रहा है। अब आई होप कि ये अगले आगे कुछ वर्षों में इसमें तेजी आएगी। अब न्यू शिक्षा जो नई नई शिक्षा नीति है 2020, उसका भी जब अच्छे से क्रियान्वयन होगा तो शायद इस पे थोड़ा सा इन चीज़ों में थोड़ा तेजी आए। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने दोस्तों को, और इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।